हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेज। आज के इस सेशन में हम लोग फिजिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ध्यान रखना, आज के सेशन में जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं वो एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए थे, उन्हीं को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आप सोच के चंबा करेंगे कि इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं या टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बिल्कुल देखो, सीएचएसएल में 2023 में ये पूछा गया था, 9 मार्च को पूछा गया था। शिफ्ट 1 में आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और हम बिल्कुल जीरो से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और पूरे टॉपिक में जितने भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन अमंग द फॉलोइंग? तो यहां हमारे पास सामने चार ऑप्शन है, चैडविक, गोल्डस्टेन, नील बोर या अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ध्यान रखना, जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक। देखो, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर की द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, और कहां पर? इन द न्यूक्लियस। तो जो एटम का जो न्यूक्लियस है, देखो ये आपको पता है ये एटम है, और इस एटम का जो न्यूक्लियस है इसके कोर में होता है, और इस न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो जेम्स चैडविक थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। अब एक चीज और जानने चाहिए हमें कि इसमें और एमसीक्यूज क्या बनते हैं कि इन्होंने जो ये डिस्कवरी की ये किस ईयर में की? तो 1932 में, 1932 में इसकी डिस्कवरी की गई। और इसकी डिस्कवरी जो की गई, एक एलिमेंट होता है बेरिलियम। कौन सा? बेरिलियम। इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। अल्फा पार्टिकल जो है वो इस पर अल्फा पार्टिकल की बौछार की गई, और अल्फा पार्टिकल की बौछार से बेरियम पे जब हुई तो इससे एक क्लेरिफिकेशन हुआ। ये क्लेरिफिकेशन क्या था? ये था कि एक एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके कोर में, है ना, एक पार्टिकल है जिसकी नाम दिया उन्होंने न्यूट्रॉन। और ये पार्टिकल जो था ना, उस पर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं था, है ना, यानी न्यूट्रॉन था। नो चार्ज आएगा इसमें, इसमें कोई भी इस पर चार्ज नहीं था। हम चार्ज की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा अच्छे से बात करें ताकि बाद में आपको चीजें याद रहें। आपको पता है, जब एटम की बात करते हैं तो तीन पार्टिकल्स हमारे दिमाग में होते हैं, सब पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यहां पर प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन यहां पर एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यहां बोल रहे हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपको पता है रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल दिया था, आपको ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा मॉडल जो था, इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है इस रदरफोर्ड साइंटिस्ट के एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस, साइज ऑफ द न्यूक्लियस बिकम लार्जर देन एन एटम। एक बात बताओ, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, हमने देखा। अब आप ये कहना चाह रहे हैं भैया ये एटम से भी बड़ा होता है न्यूक्लियस? नहीं होगा ना, ये बात गलत है। इसके मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया, बट दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब आप सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर एक सर्कुलर एक ऑर्बिट होता है, उसमें क्या करता है, चक्कर निकालता है। तो ये बात तो सही है सर। सेंटर ऑफ द एटम, ये आंसर तो पता लग गया, सेंटर ऑफ द एटम बिकम पॉजिटिवली चार्ज। देखो आपको पता है कि हमारे न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब इस पे तो कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा जो सेंटर ऑफ द एटम है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बात भी सही है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली टोटल ऑफ द एटम इज एम्बेडेड इनटू न्यूक्लियस। अब आपको पता है जो सारा न्यूक्लियस है वो किससे जुड़ा रहता है, वो न्यूक्लियस से, है ना, क्योंकि उसी में मेनली चीज होती है प्रोटॉन, उसका मास भी वही होता है। ठीक है, उसका मास भी वही देखने को मिलता है। अब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल को समझ लेते हैं। इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूं, क्योंकि हमारा मेन पर्पज क्या है, सेशन से सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना नहीं है, वो तो आप किसी बुक से भी कर सकते हो। कितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम उससे निकाल कर आ रहे हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है पूछे जाने की। एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने है ना एक इंटरेस्ट जनरेट किया कि यार क्या ऐसा है एटम के न्यूक्लियस में। ठीक है, उसके बारे में उनका इंटरेस्ट बढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने गोल्ड फॉइल ली। ठीक है,
एक गोल्ड फॉइल यानी सोने की एक पतली परत वाला चादर होती है ना, गोल्ड सीट जो एकदम पतली वाली। और पता है ये इतनी पतली होने के बाद में पता कितनी बड़ी थी, जितने 1000 एटम जितने मोटे थे ना, इतनी बड़ी थी। फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत पतली, इन्होंने कितनी भी पतली ली लेकिन अभी भी इतनी मोटी थी कि जितने 1000 से ज्यादा एटम्स को एक साथ ऐड कर दिया जाए तब जाकर ये एक पतली। अब इस पे क्या किया इन्होंने इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। कौन से पार्टिकल्स की? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल इन्होंने डाला। अल्फा पार्टिकल की जब इन पे बौछार की तो इन्होंने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की। इन्होंने देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स की जब इन पे बौछार की गई तो क्या क्या रिजल्ट निकल कर आए। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा रिजल्ट ये निकल कर आया कि एक एटम के न्यूक्लियस में कुछ ऐसा है, कोई एक रिजिड सब्सटेंस तो है, एक कठोर चीज तो अंदर रखी है। क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स इस पे गए ना, उस पे क्या हुआ, कुछ तो सीधे निकल गए ऐसे, कुछ इस तरह से स्कैटरिंग हुई, उनका डाइवर्जन हुआ। और एक पार्टिकल ऐसा भी था, अगर मैं इसको कलर चेंज करके दिखाऊं तो कुछ पार्टिकल एक ऐसा भी था जो वहां से टकराया और वापस यहां आ गया। इसका मतलब एक एटम के न्यूक्लियस में कोई चीज है। आप किसी, इसको ऐसे समझिए, एक वॉल है, ठीक है, अब आप उसमें बहुत सारे पत्थर डाल रहे हो और उस वॉल में क्या होगा, जहां टकरा गई। लेकिन एटम ऐसा नहीं है। एटम क्या होता है, एक तरह से खाली एक वॉल है और उसमें सिर्फ वायरिंग है, वॉल है ही नहीं, एक बाउंड्री बना रखी है, इसमें सिर्फ वायर है। अब आप पत्थर भगाओगे तो क्या होगा, तो कुछ ज्यादातर तो बाहर निकल जाएंगे क्योंकि उसमें सिर्फ एक दो वायर ही है और इतनी बड़ी वॉल है तो सीधे निकल जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो टकरा कर इधर उधर करेंगे, कोई ऐसा होगा जो टकरा कर वापस की तरफ आएगा, है ना, आएगा ना। ऐसे इसे न्यूक्लियस की पहचान हुई, न्यूक्लियस के बारे में पता लगा। और आपको बता दूं, अर्नेस्ट जो रदरफोर्ड थे वो 1871 के आसपास इनका बर्थ हुआ था। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। बहुत बहुत बहुत, और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था केमिस्ट्री में 1908 में। तो इस क्वेश्चन से बहुत सारे एमसीक्यूज हमारे क्लियर हो गए। तो चलिए नेक्स्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा एक कोर्स है जनरल साइंस का, एसएससी जनरल साइंस का, बहुत प्यारा कोर्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को परचेज कर रहे हैं। जाकर जाइए, वहां पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट थ्योरी क्लासेस आपको मिलने वाली, क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी। हमारा एक पॉपुलर कोर्स है जीए का कोर्स, जहां आपको पूरी परचम की टीम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी स्टैटिक जीके सारे सब्जेक्ट यहां कवर करने वाले हैं। साथ में आपको सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी यहां आपको करवाई जाएगी मॉक टेस्ट के थ्रू, क्लास की पीडीएफ होगी। ध्यान रखना ये थ्योरी लेक्चर्स है, यहाँ टॉपिक वाइज सारी थ्योरी कवर करवाई जाती है। अगर आपको कोई डाउट है तो जाइए आप हमारी परचम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से परचेज कर लीजिए। कोई डाउट है तो हमें या व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड रदरफोर्ड पब्लिश रिजल्ट ऑफ ए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। मैंने अभी आपको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बताया था कि इन्होंने रदरफोर्ड ने किया था। ये बोल रहा है कि वो कब किया था। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है क्योंकि इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको पता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कब पूछा गया था, 22 में पूछा गया। थ्रो विच इट वाज नोटिस्ड दैट स्कैटरिंग अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड कोर इनसाइड न्यूड ऑफ द एटम। मैंने आपको बताया कुछ रिजिड पार्ट है बीच में, ठीक है, कठोर पार्ट है उसमें। तो रदरफोर्ड को एटॉमिक मॉडल था, ये इन्होंने 1911 में दिया था। कब दिया था? 1911 में दिया, और इसको पब्लिश किया बाद में। इन्होंने बताया कि एक एटम के न्यूक्लियस में ग्रिजिड कोर है ना, जिससे जो भी पार्टिकल जो टकराते हैं, हमने बौछार की अल्फा पार्टिकल से, हमें रिएक्ट किया तो उससे हमें पता लगा, तो ये पता लगा कि एक एटम का ज्यादातर पार्ट तो खाली है, लेकिन कोई एक सेंटर का पार्ट है जो क्या है, उसमें एक एटम का कहते हैं ना कि एक पूरा मास उसी पर है ना, उसी के अंदर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा एमसीक्यू है, वो पूछा गया था 2022 में। इन 1904 हु डिस्कवर्ड पल्म पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच positive charge spread over a sphere and electrons are embedded to the positive charge and resign as the scattered in pulp pudding। वो कह रहे हैं एक पल्प पुडिंग जो केक जो होता है ना, उसमें क्या है, एक मॉडल था, और इस मॉडल में ये बताया गया कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो उससे स्प्रेड जो है, जो गोला होता है उसमें फैले हुए हैं ना, और जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो उसके अंदर
होता है। अब इसके समझने के लिए बात किसने की, एक हिस्ट्री है पूरा एक पार्ट है। इसमें क्या हुआ 1904 में, पूरी हिस्ट्री लेके चलते हैं। ये साइंटिस्ट तो थे जेम्स, है ना, ये कौन से, जे थॉमसन। 1904 में क्या होता है, 1904 में, वैसे यहां गिवन भी है, 1904 में जे थॉमसन ने डिस्कवर्ड किया पल्प पुडिंग मॉडल ऑफ एटम्स। उसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव चार्ज है वो फैला रहता है ना, और इलेक्ट्रॉन उसमें दसे रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया जाता है, वो भी जे थॉमसन को ही दिया जाता है। और इस मॉडल को और मॉडल क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, वाटर मेलन मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट, ये देखो 2 बार पूछा गया था, 2021 में भी और 2022 में भी। देखो बस कभी जेई में आया तो फिर सीजीएल में पूछ लिया, सीजीएल में आया तो जेई में पूछ लिया, एमटीएस में पूछ लेते हैं, सीएचएसएल में पूछ लेते हैं। देखिए एक लिमिट होती है ना नंबर ऑफ एमसीक्यूज बनने की। अब आपको पता है एटम में इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता, ऐसा तो नीट तो है नहीं कि बहुत सारे एमसीक्यूज बन जाएंगे, होता है वही रिपीटिशन होती है, बस हमें उनका एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन चाहिए, उससे रिलेटेड और क्या पूछे जा सकता है उसका कॉम्बिनेशन चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ लिथियम। देखो ध्यान रखना, एक यहां हम लिथियम की बात करें, ये एलिमेंट है लिथियम। जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में हम लिथियम को कहां पढ़ते हैं पता है आपको, आप बोलोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। तो यहां आपके सामने क्या आ गया, इसका एटॉमिक नंबर आ गया 3। अब आपको पता है किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो ही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। यहां ये ध्यान रखना, एक तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इसका जो सिंबल है ना, वो क्या सिंबल है, एल आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर है 3। ठीक है, चलिए ये रहा ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड इन द 1897 बाई। अब आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में तो मैंने अभी बता दिया मैंने, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड हिस्ट्री बता दी थी तो उसके साथ निकल कर आ गया। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाई जे थॉमसन। अब कब, 1897। अब वहां ये इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बन गया कि किस ईयर जे थॉमसन डिस्कवर किया, ऐसे बन सकता है। जे थॉमसन डिस्कवर्ड पल्म पुडिंग मॉडल ऑफ एटम, जिसको वाटरमेलन का मॉडल भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू विच पॉजिटिव चार्ज फैला रहता है, स्प्रेड रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेड होते हैं, दसे हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन इन 1897। अब ये देखो, ये तो हमने बात ही कर ली, कब किसने बात की, आपको पता है जे थॉमसन ने की। अब जे थॉमसन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि जे थॉमसन का मॉडल क्या है और ये साइंटिस्ट थे कौन। ध्यान रखना, जे थॉमसन 1856 से इनका टाइम शुरू होता है और ये 1940 तक जीवित थे, है ना, बहुत लंबे टाइम तक जीवित रहे। इन्होंने बहुत सारी, एक ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश फिजिस्ट थे, और इनका जन्म मैनचेस्टर में होता है। ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, एक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, जो शायद स्टैटिक का भी पार्ट हो सकती है और इसका भी, फिजिक्स का भी पार्ट हो सकती है। इनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, अब ये जो नोबेल प्राइज मिला, एक तो ये किस फील्ड में मिला, तो इनको ये फिजिक्स में मिला था, है ना। ये केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत डाउट हो जाता है यहाँ, है ना। फिजिक्स में मिला, ईयर था 1906। 1906 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला गया। और किस लिए दिया गया था, ये क्या था, ये इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। तो प्राइज किस सेंस में दिया गया ये भी हमें पता लग गया। ठीक है, अब इनका जो जे थॉमसन का मॉडल था ना, थॉमसन ने ये बात की कि देखो, आप एक क्रिसमस का केक देखा है ना, क्रिसमस का केक देखते हो, बिल्कुल। अब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहां हमने एक पॉजिटिव, इसमें क्या एक पॉजिटिव चार्ज है ना, वाज लाइक एक जो सर्फिकल क्रिसमस पुडिंग में जो डेयरी है ना, ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, वैसे। ठीक है, अब कुछ इसका मैं आपको एक इमेज बना के दिखाता हूं। जैसे वाटरमेलन कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन वाटरमेलन का अंदर वाला पार्ट कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है,
रेड कलर का होता है वाटरमेलन, ग्रीन कलर की शेप होती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कौन सा है, ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा? ये पूरा रेड पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर इसमें आप देखते हो बीज होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, वाटरमेलन में बहुत सारे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, तभी तो हमें मजा नहीं आता है खाने में, तभी तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये क्या है यहां पर? यहां इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहां इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, अंदर धसे हुए रहते हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इसको वाटरमेलन प्रोडक्ट वो मॉडल भी कहते हैं। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन एंड इट्स प्रॉपर्टीज? देखो ये कह रहा है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दीजिए। तो भैया जेम्स चैडविक थे, इन्होंने इसके बारे में डिस्कवर किया था। हमने बात कर ली बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पता लगा। अब देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द अल्फा पार्टिकल्स? अब अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है? दे आर हैव हाई आयोनाइजेशन पावर। एक तो ये कह रहा है कि बिल्कुल सही पावर है, क्योंकि हाई आयोनाइजेशन पावर होती है। दे हैव हाई पेंट्रेटिंग पावर, बिल्कुल। दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दे आर पॉजिटिवली चार्ज इन हीलियम न्यूक्ली। अब देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना, सिर्फ थोड़ा सा। फॉल्स, ये कौन सा है? फॉल्स है, ये वाली बात फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं जिनमें 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये कहां होंगे? न्यूक्लियस में होते हैं किसी भी एटम के। फॉर्मिंग ए पार्टिकल आइडेंटिकल टू ए हीलियम 4 न्यूक्ली। ठीक है, ये हमें पता ही लग गया, He2 पॉजिटिव, यही है। जहां 2 प्रोटॉन होंगे इसका मतलब हाइड्रोजन हीलियम, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर पता लग रहा है आपको? ठीक है। दे आर, है ना, एसेंशियली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्ली, तो ये भी हमें पता लग गया, पॉजिटिवली चार्ज वाला हीलियम न्यूक्ली। अल्फा पार्टिकल्स आर हाईली आयोनाइजेशन पावर, उनमें आयोनाइजेशन की क्या होती है? हाई पावर्स होती है। और जब वो किसी मैटर में से गुजरते हैं, है ना, तो इंटरेक्ट करते हैं स्ट्रांगली विथ एटम्स के साथ और कॉजिंग आयोनाइजेशन बाय नॉकिंग इलेक्ट्रॉन्स आउट देयर ऑर्बिट्स। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इन ऑर्बिट्स में चक्कर निकालते रहते हैं किसी भी एटम में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हमें पता लगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स जस्ट लाइक हीलियम न्यूक्ली, अभी हमने पढ़ा He2 प्लस, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है हीलियम न्यूक्ली, आपको पता है। इसके बारे में बात कर ली, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला एमसीक्यूज क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? कह रहे कि परमाणु का जो न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस, उसके अंदर क्या क्या होता है? तो भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए उसके न्यूक्लियस। और एटम क्या होते हैं? एटम चक्कर लगाते रहते हैं। प्रोटॉन दे आर पॉजिटिवली चार्ज, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं एटॉमिक नंबर में ऑफ एन एलिमेंट। जितने एटॉमिक प्रोटॉन्स होंगे उसका उतना ही एटॉमिक नंबर होगा, आपको पता है। न्यूट्रॉन्स दे आर इलेक्ट्रॉनली न्यूट्रल पार्टिकल, उनमें कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन हम इनको किस में ऐड करते हैं? हम इनको मास में ऐड करते हैं। जैसे कोई पूछे कि एटॉमिक मास क्या है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है एटॉमिक मास, लेकिन ये एटॉमिक नंबर में नहीं है। एटॉमिक नंबर में सिर्फ हमारा प्रोटॉन ही चार्ज होता है, उसी को काउंट करते हैं। नेक्स्ट, the mass of proton and mass of fill the blank is the same। अब आप बताओ, आपको पता है पार्ट जो प्रोटॉन का जो मास होता है उतना ही मास किसका होता है? न्यूट्रॉन का होता है। अब छोटी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन देखो अभी पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, और बहुत चांसेस है बनने के। बहुत छोटा सा एमसीक्यू है, लेकिन बहुत अच्छा है कि मास ऑफ ए प्रोटॉन एंड द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन इज सेम। द मास ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, बराबर होता है ऑलमोस्ट। प्रोटॉन जो है यूनिट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, विथ न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, वो पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए इसको चार्ज बोल रहे हैं, लेकिन इनका मास दोनों का क्या होता है? ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन मोशन। अब कौन सा मोशन? अब आपको पता है एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें एक ऑर्बिट में चक्कर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ऑर्बिटल मोशन।
ऑर्बिटल मोशन। देखो एक मोशन जो वर्ड है ना, मोशंस क्या होता है, कुछ ऐसा समझिए मोशन की डेफिनेशन में आप समझाऊं कि मैं ये कहूं कि कोई भी चीज दुनिया में ना या तो वो रेस्ट में होती है या वो मोशन में होती है। यानी ये मेरे सामने एक लैपटॉप रखा है, ये अभी भी यहां रखा था, 2 दिन बाद भी यहां रखा रहेगा, ये यहीं रखा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, कोई बाइक लेके जा रहा है ना, या कोई पैदल चल रहा है, कोई जयपुर था 2 घंटे बाद दिल्ली मिल गया मुझे, ठीक है, इसका मतलब क्या है, मोशन एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो परफेक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, बट कुछ ऐसा समझिए कि टाइम के साथ उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती हो, वो मोशन है। लेकिन यहां थोड़ा सा फर्क है, यहां डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि ये भी कब अप्लाई होता है, ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। जैसे आप सोचिए, आप ट्रेन में बैठे हैं, एक आपका दोस्त भी ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चल रही है, आप जब साइड में देखते तो आपको लगता है पेड़ चल रहे हैं, ट्रीज चल रहे हैं आपके साथ साथ, ट्रेन का लगता है ना। लेकिन वहां पेड़ के पास, वो ट्री के पास एक बंदा खड़ा है ऐसे, उसको तो लगेगा पेड़ तो यहीं खड़ा है, कहीं नहीं चल रहा, ठीक है। उस पर्सन के लिए ये क्या था, मोशन में था, पेड़ चल रहे थे। इस पर्सन के लिए पेड़ रेस्ट में। वो बंदा, पेड़ के पास जो बंदा ट्रेन वाले बंदे को देखता, तो ट्रेन वाला बंदा उसको मोशन में दिखता ना। लेकिन ट्रेन वाले के सामने एक बंदा और बैठा है, उसको तो लगेगा तो अभी भी यहीं बैठा है और बाद में भी यहीं बैठा था, क्योंकि उसके सामने बैठा है। तो ये देखने वाले की नजर पे फर्क पड़ता है कि कोई चीज मोशन पे है या नहीं है, ठीक है। ऑर्बिट में चक्कर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के, और तो इसलिए ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। चलिए, which of the following properties of a proton cannot change while it move freely in a magnetic field? अब ये कह रहा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें फ्रीली, स्वतंत्र रूप से घूमता हुआ कोई प्रोटॉन है, उनमें से कौन सा इनमें प्रॉपर्टी नहीं होगी? तो भैया वो है स्पीड। क्या होगा, स्पीड ऑफ ए प्रोटॉन कैन नॉट चेंज वाइल व्हेन इट मूव फ्रीली इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होंगे। प्रोटॉन इज ए परमानेंट पार्टिकल होता है जो एक एटम के न्यूक्लियस में होता है। देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, वेलोसिटी है। स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज? तो भैया कौन सा पॉजिटिवली चार्ज नहीं है? तो भैया अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम न्यूक्ली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हमने बात की थी। अगर नहीं समझते तो कंफ्यूजन होता ना। और इलेक्ट्रॉन यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया था, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल वर मेड टू फॉल ऑन ए हाई गोल्ड फॉइल बाई अर्नेस्ट रदरफोर्ड? तो कौन सी बौछार की गई? अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की गई थी, 1911 में किया गया था अल्फा पार्टिकल्स की बौछार। इसको रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिवन बाय नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो प्रोटॉन्स, ये एमसीक्यू में मैंने डिटेल में बता दिया, ये एमसीक्यू पूछा गया था 2016 में, ठीक है। आप सभी जानते हैं। एक चीज और नहीं बताई, जो कौन सी नहीं बताई, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें वो गिवन एटम गिवन बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिसाइड विच एलिमेंट इट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। एटम प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर की बात करता हूं, इसके बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं जो आपके लिए काम की है और पूछी भी गई है। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड सिंबल से, ठीक है। इसको इट इज डिनोटेड बाय जेड, ठीक है। एक ध्यान रखना, हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें हैव वन प्रोटॉन इन देयर न्यूक्ली विच शोज इट्स एटॉमिक नंबर। चलिए, एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, एंटी पार्टिकल तो है पोजिट्रॉन, POSITRON, ध्यान रखना, पोजिट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन नहीं है, पोजिट्रॉन है। पोजिट्रॉन हैव द सेम मास, उसका भी उतना ही मास होता है जितना एज इलेक्ट्रॉन का, बट वो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, ये कैसा चार्ज होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पोजिट्रॉन कोलाइड, they
इनहेल्ड ईच अदर रियलाइजिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ गामा रेज। किस फॉर्म में रिलीज करते हैं ये एनर्जी? दोनों ये जब कोलाइड होते हैं तो गामा रेज के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए लिथियम, अब भैया लिथियम में 3 होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बारे में देखो 2021 में पूछा गया बाद में। द मास, देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहे हैं रिवीजन में, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ एमसीक्यू वो लिए हैं ताकि ये कॉन्फिडेंट हो कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज एक दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कभी जेई में आया वो एसएससी सीजीएल में आता है, ये मेरा पर्पस था दिखाने का एक्चुअल में, है ना। नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, हम लोग इनको रिविजन नहीं करके आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न की। बिल्कुल सर आप बिल्कुल फैक्ट बात बता रहे हो और ऐसा ही होता है। देखो द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नियरली वंस अपॉन कितने टाइम्स होता है दैट ऑफ ए प्रोटॉन। तो भैया ये तो सिंपल सी बात है, ये होता है 1/11837, ठीक है, 1/1837। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सपेक्ट इन दोज ऑफ, अब देखो यहां न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस में होता है, परमानेंटली होता ही होता है, बट एक को छोड़कर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दैट इज आंसर बी। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता, नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन होता है, ध्यान रखना। और ये पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, और हाइड्रोजन को नोटोरियस एलिमेंट भी कहते हैं, यानी नटखट, ठीक है, बदमाश, कभी इधर चला जाएगा कभी उधर चला जाएगा, ये अपना प्लेस सही से डिसाइड ही नहीं कर पाया मुझे रहना कहां है ना, बिल्कुल आवारा एलिमेंट है ये, ठीक है, नोटोरियस एलिमेंट भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना। कैथोड रेज आर ए रे ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज आर रे ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कब? 1803 में जॉन डाल्टन ने कंसीडर किया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ एटम, एटम्स के बने होते हैं, विच आर आइडेंटिकल इन नेचर, और उनका उन्हीं से पहचान करते हैं। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया कैथोड रेज की, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोन एज इलेक्ट्रॉन्स। तो कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। गोल्डस्टीन जो थे उन्होंने एक पॉजिटिव रे को डिस्कवर किया, ठीक है, जिसको हमने रदरफोर्ड ने फिर क्या बोला, प्रोटॉन बोला, ठीक है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था और नाम दिया था प्रोटॉन, उन्होंने किन्होंने, रदरफोर्ड ने। 1932 में जेम्स चैडविक आए, उन्होंने एक चार्जलेस पार्टिकल की डिस्कवरी की जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, और कैथोड रे आपको पता लग गया क्या, इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन एंड अल्फा पार्टिकल्स, तो भैया 4/2, तभी तो He2+, याद है आपको? बिल्कुल सही है सर, हमें तो अच्छे से याद है। न्यूक्ली, हीलियम न्यूक्ली, दे आर एसेंशियली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्ली। नेक्स्ट, दे आर स्टेबल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाउंड इन ऑल एटम्स, ये बताना है आपको। देखो ये आपको ऑलरेडी पता है क्या क्या होगा, इसका आंसर आप सभी को पता है, अब इसमें कोई भी गलती नहीं करेगा, ध्यान रखना। बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बिल्कुल सही हैं, आप सभी को पता है ये क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। मैं भी ये देख रहा था कि अभी तक भी आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या, जब मैंने ऑल एटम्स की बात कर ली। तो भैया मैं ये कहता कि कौन सा ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस में हो, सब में होता है लेकिन हर एटम के न्यूक्लियस में होता है लेकिन एक को छोड़कर, तब आप बोलते हाइड्रोजन वाला दिमाग में आता है कि सर न्यूट्रॉन नहीं होता, वहां सिर्फ प्रोटॉन होता है। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर हीलियम न्यूक्ली, तो यहां आ गया 3, बिल्कुल राइट आंसर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, ये बहुत 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 अच्छा है। स्पाइन क्वांटम नंबर, देखो स्पाइन क्वांटम नंबर जो है ना, उसको किसका सिंबल क्या है, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिफरेंस है 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक ऑर्बिट में, ठीक है, स्पाइन इन द इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 नाम और पढ़ रहे हो आप, एक पढ़ रहे हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये किससे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एन से रिप्रेजेंट हो, किससे, एन से रिप्रेजेंट होता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से रिप्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से। अब आप बोलोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी इंफॉर्मेशन क्या कन्वे करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, ध्यान रखना, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल इन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर निकालते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, उनकी एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है, स्पाइन क्वांटम नंबर, स्पाइन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें हो गई, बहुत बार पूछा गया है। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन द थर्ड
अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब वो बोल रहा है कि तीसरा जो थर्ड सब सेल है एम सेल, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आएंगे। तो भैया इसका फॉर्मूला है 2n2, ठीक है। अब 2n क्या है, यहां थर्ड की बात कर रहे हैं, 3 इंटू 2, 3 टू 9, 9 टू 2 18, तो यहां पर 18 आ गया, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेल विच इज द नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, भैया न्यूक्लियस के नियरेस्ट, नेवर होल्ड मोर देन n इलेक्ट्रॉन वेयर n इज इक्वल टू, देखो जो न्यूक्लियस के सबके पास कौन सा होता है, n नंबर, यानी पहला फर्स्ट n की वैल्यू 1 और 2n2, ठीक है। तो 2n की वैल्यू 1 ली, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2, तो क्या आ गया 2, तो कितना आ गया हमारा 2, इसका राइट ऑप्शन हो गया। अब अगला बात करते हैं, बहुत अच्छा, आयरन Fe हैज 26 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2e Fe2 पॉजिटिव। अब ये देखो, अब आपको पता है 26 एटॉमिक नंबर बोल रहा है और प्रोटॉन बोल रहा है, इसका मतलब उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 26 है, उसका एटॉमिक नंबर भी 26 है और उसमें प्रोटॉन भी 26 है, लेकिन ये Fe2 प्लस बोल रहा है, इसका मतलब -2, तो इसका मतलब हो गया कितना 24, क्योंकि जब किसी डोनेट करते तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से हमने बहुत सारे एटम के एमसीक्यूज पढ़े, जहां कुछ कुछ सिमिलर एमसीक्यूज भी पूछे जा रहे थे एग्जाम में, कुछ यूनिक क्वेश्चन भी आपने देखने को मिला। तो आपने स्पाइन जो रिवॉल्व वाला आपने देखा इलेक्ट्रॉन में, कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे गए, सेल में कौन से सेल में कैसे आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ये भी हमने देखा, छोटी छोटी डिस्कवरी, उनके एटॉमिक मॉडल के बारे में जाना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट कोई ऐसा है कि बिल्कुल यूनिक दुनिया से अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमारी कमी क्या है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, फिर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, एक ऐसे जाल में फंसते जाते हैं कि हम जब कंटिन्यू किसी पार्ट को स्टडी नहीं कर रहे होते। तो मेरा ये आपको सजेशन है, रेगुलर करिए पर सारे सब्जेक्ट को, कम से कम इवन हर सेकंड डे तो किसी सब्जेक्ट को जरूर रिवीजन करिए, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।